अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा पिछले दिनों और वीडियोज़ नहीं बना सका। अच्छा, इस सैम्पल पेपर से रिलेटेड मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं, कोई 3-4 पेपर्स हैं जो कि भेजे हैं। 3 जो हैं वो डिफरेंट, 3 जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं और एक उनमें से डिफरेंट है। एक के अंदर आंसर की मेंशन है जबकि बाकी 3 के अंदर मेंशन नहीं है। तो पहले मैं वो आंसर की वाला जो है वो पेपर गो थ्रू करवा लूँ। मुझे नहीं पता कि पीएमसी ने एक्चुअली कितने पेपर रिलीज़ किए। आई थिंक ये 4 पेपर पीएमसी ने रिलीज़ किए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फेडरल है वो पढ़ने से ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें। ये वाला पेपर है कि जिसके अंदर आंसर की नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, मैं ये करवा रहा हूँ कि जितना मटेरियल मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मेरे चैनल के ऊपर सिंध बोर्ड की बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट मौजूद है और फेडरल के मैंने अभी तक कुछ चैप्टर्स करवाए हैं। उसके अलावा ना मैंने फेडरल की बुक कम्प्लीटली देखी है अंदर से कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, ना मैंने ढूंढने की कोशिश की और ना मैंने पंजाब बोर्ड की बुक जो है वो अंदर से देखी है। तो मैं ये करूँगा कि जितना मटीरियल मेरे चैनल पर इस वक्त मौजूद है उसको देखते हुए मैं MCQ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हम देखेंगे कि उसके अलावा कितने ऐसे MCQ हैं जो कि उस नॉलेज के अलावा उस नॉलेज के साथ सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो MCQ बच रहे हैं वो कौन सी बुक में से लिए गए हैं या एग्जैक्ट लाइंस जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं और फिर 2 ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे और करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बैक्टीरियोफेजेस और फेजेस दे आर ऑल्सो नोन एज। तो जिसने भी 4th चैप्टर पढ़ा उसे पता है कि फेगोसाइटोसिस जो है यानी सेल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर फेगोसाइट का मतलब होता है सेल, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब ये चैप्टर के अंदर भी बताया जाता है कि ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। तो इसके लिए और इन्होंने इसका मतलब पूछा है आसान सा। तो ऑप्शन के अंदर बैक्टीरियल फैसिलिटेटर है तो फैसिलिटेटर नहीं होता, बैक्टीरिया ईटर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी 2 ऑप्शंस के अंदर एनिमल वायरसेस और प्लांट वायरसेस है, तो करेक्ट आंसर इसका भी है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आप बिना किसी बुक की नॉलेज के, बस आपने अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन है कि वायरस इज ए डैश एंटिटी अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमें पता है वायरस दरमियान में आता है, तो ये कभी लिविंग बन जाते हैं कभी नॉन लिविंग बन जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने टर्म पूछी है, क्या कभी बैलेंस की टर्म इस्तेमाल की जाती है, बॉर्डर की टर्म इस्तेमाल की जाती है, बट बैलेंस की टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ी है दे नो कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। तो ट्रांजिशनल की टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है एक ऐसी चीज़ के लिए जो चेंज होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे। तो ये ट्रांजिशनल है, तो इसका करेक्ट आंसर भी जो है वो बी है ना। दीज वायरसेस यूजुअली अकर इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। अच्छा, अब ओके, इस क्वेश्चन को अगर अभी हम अपनी मटेरियल के हिसाब से देखें तो सिंध बोर्ड के अंदर इस तरह की कोई लाइन जो है वो मेंशन नहीं है और फेडरल के अंदर मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, बट मैंने देखा है आई थिंक उसके अंदर भी ये मौजूद नहीं है। HIV की अगर हम बात करें तो HIV की 2 फॉर्म्स होती हैं, HIV-1 एंड HIV-2, बट आई डोंट थिंक सो कि वो स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट होती हैं। ये हेपेटाइटिस C वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस की भी डिफरेंट सीरोटाइप्स होते हैं, बट वो स्ट्रक्चर की बेसिस पे आई थिंक नहीं होते। कोविड-19 के अंदर भी इस तरह का कोई सीन नहीं होता। बैक्टीरियोफेज उन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे, बैक्टीरियोफेज अगर हम टेल की बेसिस के ऊपर बात करें बट वो वाला भी नहीं होगा, कोई दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। हम इन दी एंड ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं जो कि हमें आंसर नहीं मिल रहे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी बुक के अंदर ये मेंशन है। नाउ द लॉन्ग चेन्स ऑफ HIV प्रोटीन्स इज कट डाउन बाय प्रोटीएसिस एंजाइम ऑफ। तो HIV से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, बट फेडरल के अंदर HIV की पूरी लाइफ साइकिल दी हुई है। तो HIV के पास 2 RNA मौजूद होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। अभी RNA जब जाएगा तो ये प्रोटीन्स बनाएगा, तो प्रोटीन की जो लंबी लंबी चेन है उनको काटने वाला एंजाइम प्रोटीएज कहलाता है। तो ये एंजाइम पूछा जा रहा है कि ये किसका होता है, तो ये क्या ये HIV का होता है या ये होस्ट का होता है। तो ये HIV का अपना प्रोटीएज होता है, ये खुद बनाता है और इसी से फिर जो है, क्योंकि हमारा प्रोटीएज जो है ये इस्तेमाल नहीं करता, ये अपना प्रोटीएज खुद इनकोड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है, तो ये फेडरल से हो जाएगा ना। whenever a virus encounters an unfamiliar organism, the virus may undergo multiple mutations and emerge as a variant that produces। अच्छा, अब इस तरह की लाइन जो है ये सिंध के अंदर नहीं है एंड आई डोंट नो कि कौन सी बुक से लिए, तो फिलहाल मैं इसको छोड़ा हूँ, बट इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। जाहिर है जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि अनफेमिलियर होती हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि चेंज कर सके अपने आप को। यही आप कोविड के अंदर देख रहे हैं कि कोविड के अंदर म्यूटेशंस आ रही हैं। तो
कोविड के अंदर जब म्यूटेशंस आ रही हैं या कोई भी जो वायरस होता है, जब उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कॉज करता है और नोवेल डिजीज़ कॉज करता है, ऐसी डिजीज़ जिसकी आपके पास कोई ट्रीटमेंट उस वक्त मौजूद नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, सीवियर एंड नोवेल डिजीज़ कॉज करेगा। नाउ विच द फॉलोइंग इज द ट्रेस एलिमेंट। तो ये तो फेडरल के अंदर एग्जैक्टली मेंशन है। ट्रेस एलिमेंट वो होते हैं जो कि आप बहुत माइनर अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये मेजर एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, इनकी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। कॉपर वो है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होता है, तो ये ट्रेस एलिमेंट के अंदर आता है। ना कोऑपरेशन ऑफ द टू फोटोसिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिक्वायर्ड। हमें पता है कि हमारे पास दो फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 2 होता है और फोटोसिस्टम 1 होता है। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों की कोऑपरेशन जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमें पता है जब लाइट दोनों पे पड़ती है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट इस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जाता है NADP के पास, ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आके इसकी कमी को पूरा करता है। तो अब अगर हम देखें तो ATP सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ, ATP बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी, जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के घूम के वापस इसके पास आ जाता है, इससे भी ATP बन जाएगा। तो ATP बनाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन ऑफ NADP के लिए इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के इसको जाके रिड्यूस कर रहे हैं, यानी इसके साथ मिलके इसको कन्वर्ट कर रहे हैं NADPH के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको एक और फोटो सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस काम के लिए जो है वो हमारे पास ज़रूरत होती है। इसका आंसर भी बी ही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए दोनों की ज़रूरत नहीं है, खाली फोटो सिस्टम 1 चाहिए। और ऑक्सीडेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, यहाँ का जो रिएक्शन सेंटर है उस पर भी लाइट पड़ती है, तो लाइट की मदद से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके लिए फोटो सिस्टम 2 की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने वो पढ़ा है, लाइट रिएक्शन पढ़ा है तमीज़ से, तो आप कर सकते हैं, भले किसी भी किताब से पढ़ा हुआ। ना FeDH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो ये आपका उससे लिया गया है, ये मैंने शायद मेंशन भी किया था पहले कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो FeDH2 जो है वो एक ही साइकिल के अंदर बनता है, वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट क्रेब्स साइकिल, तो वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल के अंदर आपका FeDH2 बनता है, बाकी हर जगह आपको NADH2 बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, NADPH2 इज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर NADPH2 बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, बट रेस्पिरेशन के अंदर ये कब बनता है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये आपकी बुक के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर तो मेंशन नहीं है, बाकी मैंने अभी उससे फेडरल से पढ़ा है नहीं है, बायो एनर्जेटिक्स मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, उसके अंदर ATP फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH बनता है, NADH, ठीक है, NADPH नहीं बनता। HMP जो है ना, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये एक तरह का पाथवे होता है जो कि सिंध बोर्ड के अंदर तो एटलीस्ट नहीं है, बाकी शायद पंजाब या फेडरल के अंदर किसी में दिया होगा, तो ये आपने देख के बताना है कि कहाँ दिया हुआ है। तो उसके अंदर जो है हमारे पास उसके अंदर जो है हमारे पास ये NADPH फॉर्मेशन होती है। तो ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन हो गए अब तक जो कि नहीं किए जा सकते। सक्सिनेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और फिर वो फॉर्म करता है क्या, तो ये भी क्रेब्स साइकिल से लिया गया है। क्रेब्स साइकिल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है सक्सिनेट। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो कोई ना कोई लेने आएगा, तो उन मॉलिक्यूल्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो या तो NAD लेने आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADH के अंदर, या फिर FAD लेने आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सक्सिनेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, तो ये वही स्टेप है कि जिसके अंदर FADH2 बनता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है FADH2। अगर आप साइकिल के अंदर देखेंगे तो एक ही जगह पर जो है वो FADH2 बन रहा है और वहाँ पर सक्सिनेट जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ह्यूमन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल। अब तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप कहीं से भी क्रेब्स साइकिल पढ़ें आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ह्यूमन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, हमारे पास ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करते हैं हम ग्लूकोज की चेन बना के। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बखाली ग्लाइकोजन किसकी एग्जाम्पल है वो पूछा है, तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, तो ये पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी दिया हुआ है, जब दोनों दिए हुए हैं तो फिर आप दोनों जो है वो चूज़ करेंगे, तो दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, बोथ B and C। तो पॉलीसैकेराइड कह लें या कार्बोहाइड्रेट कह लें, एक ही बात है, ग्लाइकोजन दोनों के एग्जाम्पल के अंदर आता है। हाँ, अगर इसकी जगह मोनोसैकेराइड दिया हुआ होता और कार्बोहाइड्रेट दिया होता तो खाली कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर होता, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड नहीं है। द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, तो आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है हमारे पास वो अपनी कॉपी बनाते हैं जब डिवीजन की तरफ जा रहे होते हैं इंटरफेस के अंदर।
तो वो रेप्लिका जो बनता है, एग्जैक्ट कॉपी जो बनती है क्रोमोसोम की जिसको अपने साथ जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएं तो उसको हम क्रोमैटिड का नाम देते हैं। क्रोमैटिन तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को मिलाकर कहते हैं जब उलझी हुई फॉर्म में होते हैं वो। बाकी सेंटर में, और आपको पता है कि वो सेंटर वाला पॉइंट होता है जहाँ पर वो अटैच हुआ होता है। ठीक है, द हाई कंटेंट ऑफ विच अमाइनो एसिड, कहाँ गया? द हाई कंटेंट ऑफ विच अमाइनो एसिड कॉन्फर्स रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी टू हेयर्स। ये भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपने देख के बताना है कि ये एग्जैक्ट लाइंस जो हैं वो कहाँ पर लिखी हुई हैं। आंसर इसका मेंशन है, आंसर इसका जो है वो सिस्टीन है, बट फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये वो एंजाइम है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो कि डीएनए को कट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं ये। तो ये किसके एंजाइम है? तो कहीं भी आपने अगर पढ़ा हो इनके बारे में तो बुक में मेंशन होता है कि ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया जो है वो वायरस से जान छुड़ाने के लिए या वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए जो है, उसकी रेप्लिकेशन को रोकने के लिए एंजाइम बनाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ विच प्रोसेस, तो इन्होंने वो दी हुई है, डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सैंपल जो है उन्हें घुमाया जाता है हाई स्पीड के ऊपर। आई थिंक यही आंसर होगा, हाँ यही आंसर है। सैंपल्स को घुमाया जाता है हाई स्पीड के ऊपर और फिर उन्हें सेपरेट किया जाता है स्टडी के लिए। तो अगर इस पेज के ऊपर मैं देखूँ तो 15 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप फ़िलहाल जितना मटेरियल मेरे पास मौजूद है चैनल पे उससे सॉल्व नहीं कर सकते। खैर अभी उसमें मटेरियल और ऐड होना है। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये फेडरल से हो जाएंगे या फिर पंजाब भी इसमें कवर करनी पड़ेगी। तो ये 4 सवाल जहाँ पर भी, ये 4 लाइनें जहाँ पर भी मेंशन है जिस बुक के अंदर से भी सॉल्व हो सकती हैं, वो आपने मुझे बताना है, ताकि फिर मैं उस हिसाब से बताऊँ कि हमने आगे पंजाब को भी गो थ्रू करना या नहीं करना ना। अभी नेक्स्ट पेज है हमारे पास, इसमें 15 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि 70-80 क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और कितने रह रहे हैं। नाउ द एंजाइम इज़ यूज्ड टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास वही एंजाइम है जिसको आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। एविडिन इज़ अ प्रोटीन, अब ये क्वेश्चन जो है ये सिंध बोर्ड के अंदर तो मेंशन नहीं है, बाकी पंजाब या फेडरल में है ये मुझे नहीं पता, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं फिलहाल। बट एविडिन जो है ये एक प्रोटीन होती है जो कि बायोटिन को बाइंड करके रखती है। ये ओविडक्ट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है प्रोटीन, जहाँ से जो वो है गुजर रहा होता है। ओविडक्ट जो फेलोपियन ट्यूब के बराबर होती हैं बर्ड्स के अंदर या रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर, तो उनसे जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये बायोटिन को बाइंड करके रखती है। इसका एक्चुअल फंक्शन जो है वो अभी तक नहीं पता, बट इसे बैक्टीरियल इनहिबिटर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको ये इनहिबिट करती है, बट फिलहाल इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। नाउ दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कंटेनिंग, तो ये स्टूपिड सी लाइन जो है ये क्वेश्चन बनाकर दे दिया है। अब आगे ऑप्शन होना चाहिए था कि फॉरेन जीन, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन जो है वो ऐड की जाती है। तो नो जीन जो है ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। जीन इन ट्रांसपोजिशन ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाकी इसके अंदर एक दिया है कि दे आर वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर, तो यस जीन्स की इधर से उधर की ट्रांसफेरेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट खैर इसे मैं क्रॉस नहीं कर रहा बिकॉज ये सॉल्व किया जा सकता है। Now the type of plastid found in root of the plant, तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन है। रूट्स के अंदर जो लाइट से अवे जो होते हैं उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास डेवलप होते हैं प्लांट्स में। Now they spend energy, the spent energy in the form of ADP is regenerated by mitochondria into which of the following, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जो भी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर। अब उसे वापस से जब आप रिचार्ज करते हैं तो उसे दोबारा किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है उसको दोबारा से ATP के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हिच डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। सिंपल क्वेश्चन है। एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमेट्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी सीन इन द एनिमल्स मसल सेल्स, तो गैमेट्स के अंदर हाफ होता है, तो आपके डिप्लॉयड सेल के अंदर इसके डबल होंगे, तो 80 का डबल जो है वो 160 होता है। ओके, इफ रेप्लिकेशन वाज कंप्लीटली कंजर्वेटिव देन, तो हमने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है वो देखी है। उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास डीएनए है, जब डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जाता है तो ये दोनों धागे हमने सेपरेट कर दिए और फिर हर धागे के अराउंड जो है वो एक नया धागा बनता है। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि जो नए डीएनए बने हैं उसके अंदर हाफ डीएनए जो है वो पुराना वाला है और हाफ डीएनए जो है वो नया वाला है। बट अगर यही रेप्लिकेशन जो है वो फुली कंजर्वेटिव होती तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कम्प्लीटली कंजर्वेटिव होती तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो 2 डीएनए बनते उसके अंदर एक डीएनए वो होता है कि जिसके दोनों धागे जो है वो पुराने वाले होते हैं और एक डीएनए वो होता है कि जिसके दोनों धागे जो हैं वो नए वाले होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस के अंदर मैं देखूँ
तो अगर रेप्लिकेशन कम्प्लीटली कंजर्वेटिव हो तो वन हैवी एंड वन लाइट स्ट्रैंड वुड बी सीन। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो ये पूरे डीएनए की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ ट्रू, वन हैवी का मतलब ये है कि N15 वाला, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा हो, और एक लाइट स्ट्रैंड यानी N14, तो दोनों तरह के आपको जो है वो नज़र आएंगे। इसको अगर मैं इमेज से समझाऊँ तो ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, जिसके अंदर मान लें कि N14 मौजूद है, इसके दोनों धागों के अंदर N14 मौजूद है। अब जब मैं इसे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखूँगा कि जिसके अंदर N15 होगा, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया N15 वाले इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, अब N15 जो है ये हैवी है, जब ये अपनी कॉपी बनाएगा और अगर ये कम्प्लीटली कंजर्वेटिव है तो उस कॉपी के दोनों धागे जो हैं उसके अंदर N15 होगा। तो ये हैवी डीएनए है और ये लाइट डीएनए है। तो अगर डीएनए की रेप्लिकेशन कम्प्लीटली कंजर्वेटिव होती है तो आपको दोनों तरह के स्ट्रैंड्स जो है वो नज़र आएंगे, एक वो जो कि हैवी वाले होंगे और एक वो जो कि लाइट वाले होंगे। ऑल्दो स्ट्रैंड की जब हम बात करते हैं तो हम एक धागे की बात करते हैं, बट यहाँ पर जो मेंशन किया है आई थिंक वो दोनों धागों को मेंशन किया है। बहुत हैवी स्ट्रैंड्स आपको नज़र नहीं आएंगे, वैसे बहुत हैवी स्ट्रैंड्स में नज़र आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उसको किस सिचुएशन के अंदर रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसी सिचुएशन को देखूँ, ये मेरे पास N15 है, ठीक है, ये मेरे पास N15 है। अगर मैं इसे N15 वाले इन्वायरमेंट के अंदर रखूँ तो ये जो कॉपी बनाएगा वो हैवी स्ट्रैंड्स ही बनेंगे। बट मेरा ख्याल में इन्वायरमेंट चेंज करके अगर हम देखें तो दोनों हैवी नहीं बनेंगे और ना ही दोनों लाइट स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो इन ऑप्शंस के अंदर जो है, बट दिस इज़ लाइक ए स्टूपिड क्वेश्चन, इसके अंदर कंप्लीट पिक्चर जो है वो मेंशन नहीं, बट मोर और लेस ये कहीं की लाइन होगी, ये किसी बुक के अंदर एग्जैक्ट लाइन होगी, या तो फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर, तो वो लाइन उठाकर इन्होंने मेरे ख्याल में दे दिया है। बट ये सॉल्व किया जा सकता है, इसका इतना इशू नहीं है, बट स्टिल मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली कंजर्वेटिव वाला टॉपिक जो है ये सिंह के अंदर तो मेंशन नहीं है। अच्छा, इन ह्यूमंस द सीक्वेंस TTAGGG इज़ रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स। अब ये तो बहुत ही स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये बुक की एग्जैक्ट लाइन उठा कर दी है कहीं पर। ना मोस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन दे आर फाउंड इन, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन है रिपीटेटिव डीएनए, एक ऑप्शन है हमारे पास RNA, देन हमारे पास सिंगल कॉपी डीएनए और एक नन ऑफ दिस। ओके, आई थिंक लेट्स लीव दिस क्वेश्चन टू, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए तो आपका वो डीएनए होता है जो कि नॉन कोडिंग डीएनए होता है, जिनको आप इंट्रॉन्स का नाम देते हैं। आरएनए के अंदर जो है वो जीन्स मौजूद नहीं होती, आरएनए के अंदर कॉपीड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सिंगल कॉपी डीएनए का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे, अगर इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंड है तो ये किया जा सकता है, बिकॉज सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली ये भी किसी बुक से एग्जैक्ट लाइन उठा कर दी होगी। ओके, नाउ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय, तो ये भी कहीं पर साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। नाउ व्हेन कोकीन इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट इट इंटरफेयर्स विद द CNS एट द रीअपटेक ऑफ व्हिच हार्मोन। अच्छा, ये भी मैंने चूँकि नर्वस सिस्टम में भी नहीं पढ़ाया, फेडरल से नहीं पढ़ाया, तो मुझे नहीं पता कि फेडरल के अंदर मेंशन है या नहीं, सिंध के अंदर तो ये मेंशन नहीं है, तो फिलहाल हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं। वैसे आपको पता है कि साइनैप्स जो होता है उसके अंदर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होता है और उसके बाद फिर उसका अपटेक होता है, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं इनसे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है, फिर ये वापस जो है वो अंदर ले लिया जाता है ताकि मुसलसल इसके ऊपर वर्क ना करे। तो इस वापस वाले जो अमल है इसको हम रीअपटेक का नाम देते हैं। तो जो कोकेन है वो रीअपटेक को, इस वापस लेने के अमल को जो है वो उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसको ब्लॉक करता है। तो वो एक्चुअली डोपामीन है जिसके इफेक्ट को ये ब्लॉक करता है। Now, in the peripheral nervous system, the nerves that arise from spinal cord and brain, they are called. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक आ रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और एक आ रही होती है ब्रेन से, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन C का दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही नर्व्स जो हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। C और D जो है ये दोनों नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है। Now in the human body, बट ये क्वेश्चन किया जा सकता है, the group formed by the neurons enclosed in the membrane as certain body parts are called। तो मैं जब ब्रेन पढ़ा रहा था तो मैंने मेंशन किया था कि ब्रेन के बाहर भी और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी जो हमारे पास न्यूरॉन्स के कलेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। तो अगर आपने सुना हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। Now the P-shaped gland, P-shaped जब उन्होंने कह दिया अटैच टू द ब्रेन्स हाइपोथैलेमस, तो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके अंदर कोई दो राह ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब इन 15 क्वेश्चंस के अंदर ये कितने क्वेश्चन है, एक दो तो स्टूपिड क्वेश्चन है, अदर देन दैट वही 3-4 क्वेश्चन है जो कि आप अभी तक नहीं कर सकते। बट अभी मुझे नहीं पता कि फेडरल से कवर हो जाएंगे या नहीं, तो जो लोग फेडरल पढ़ चुके हैं वो जिनके पास मौजूद है वो देख कर बताएं इन चैप्टर्स के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। जो लोग पंजाब बोर्ड के हैं, पंजाब की बोर्ड से बताएं, तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन्स अंडर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो बहुत आसान सी बात है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो कंडीशन होती है वो बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। तो इनर सरफेस मोर पॉजिटिव नहीं, बोथ ऑफ द सरफेस इक्वली पॉजिटिव नहीं, आउटर सरफेस इज मोर पॉजिटिव, यस, सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर इज फोरटोल्ड, व्हाट विल दैट क्लीवेज बी। अच्छा, क्लीवेज से रिलेटेड ये टर्म्स जो हैं ये एटलीस्ट उसके अंदर तो मेंशन नहीं है, और मेरे पास जो फेडरल है मैंने उसमें भी मेरे ख्याल में देखा था तो उसके अंदर भी ये मेंशन नहीं है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। ना ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीलेंट ट्रेट्स दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रा को अगर आपने देखा हो तो हाइड्रा अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, जबकि बाकी जो हैं ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इसकी क्लासेस पढ़ी हो तो उसके अंदर क्लासेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो क्लास के जिसके अंदर शेप चेंज नहीं होता, हाइड्रा जो है वैसे हाइड्रा बिलोंग करता है आई थिंक उस क्लास से जो कि शेप चेंज करती है, बट हाइड्रा खुद जो है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं करता। नाउ विच सिस्टम इज प्रेजेंट इन द नीमाटोड्स। नीमाटोड्स जो है ये आपके राउंड वर्म्स हैं, तो इन्होंने पूछा है कि राउंड वर्म्स के अंदर इनमें से कौन सा सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, इससे पता लगता है कि आपका जो किंगडम एनिमेलिया है वो पूरा आ रहा है। हमने पहले सोचा था कि शायद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने हैं, बट ये पूरा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर डिटेल में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने लेक्चर सुना और थोड़ा सा दिमाग लगाया, अभी मैंने फेडरल से पढ़ाया नहीं है बट मैंने जहाँ से पढ़ाया है, तो पहली बात तो अगर इसके आगे भी आप देखें, अर्थवर्म जिससे बिलोंग करता है एनालिडस है, उनके पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, उनमें भी सरफेस के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स के अंदर आता है, उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। ब्लड जो आपको देखने को मिलता है वो आगे उनके अंदर देखने को मिलता है एनालिड्स के अंदर। अब बचा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक ओपनिंग होती है और एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब नीमाटोडा मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दे आर डिजाइन एज ट्यूब इन अ ट्यूब। तो ट्यूब इन अ ट्यूब का मतलब एक ट्यूब वो है जो कि इनकी बॉडी है और एक ट्यूब इनके अंदर चल रही होती है जो कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नाउ विच सिस्टम, अच्छा, द एनिमल्स ऑफ द डिवीजन रेडिएटा आर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब रेडिएटा वो हैं जो जिनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। उनके अंदर आपको पता है कि दो मेन फाइलम आते हैं, एक सीलेंट्रेट्स आते हैं और एक आपके पास आते हैं इकाइनोडर्म्स। अब सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि इकाइनोडर्म्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर इन्होंने भी दिया हुआ है बट आई डोंट अंडरस्टैंड। बट खैर ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना किया जा सकता। इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का टॉपिक है, ये भी आई थिंक अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है और ना मुझे फेडरल के अंदर दिखा है, बट मुझे बताएं कि कहाँ पर मौजूद है। बट इसका आंसर जो है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन के लिए। नाउ द इफेक्ट ऑफ कंपैरेटिव इनहिबिटर ऑन एंजाइम एक्टिविटी इज सच दैट इट अफेक्ट्स विच द फॉलोइंग। तो हमारे पास इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं जो कि एक्टिव साइट के ऊपर होते हैं और दूसरे नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर होते हैं जो एलोस्टेरिक साइट पर जाते हैं। अभी कंपैरेटिव इनहिबिटर का इफेक्ट जो एंजाइम के ऊपर होता है वो पूछ रहे हैं। थोड़े आसान से ऑप्शन दिए हुए हैं, जाहिर है इनहिबिटर है तो इंक्रीज तो नहीं करवाएगा, चेंज डजंट चेंज, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनहिबिटर आए और कोई एक्टिविटी के अंदर चेंज ना आए, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज करवाएगा एंजाइम की एक्टिविटी। ना अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट, इसको क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप है उसके अंदर चेंज आता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर फिर वो जाकर डीनेचर होती है। Now the optimum pH for enzyme arginase is which of the following। तो अगेन ये किसी बुक की लाइन है या तो पंजाब, मैंने मेरे ख्याल में पढ़ाया है, फेडरल से मैं पढ़ा चुका हूँ, फेडरल के अंदर मुझे तो नहीं मिला। एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि शायद फेडरल की कोई बुक दूसरी भी आई है, शायद मॉडिफाई हो गया, तो अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है तो ये वहाँ से उठाया गया होगा या फिर ये पंजाब बोर्ड से लिया गया है। Now meeting with non relative is known as। तो ये आई थिंक एवोल्यूशन से लिए गए हैं। ये मीटिंग जो है उसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक रिलेटिव के साथ, रिलेटिव का मतलब जो है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल है, अपनी ही तरह का इंडिविजुअल है, उसके साथ मीटिंग, तो वो आपकी इनब्रीडिंग कहलाती है, और जो नॉन रिलेटिव के साथ है वो आउटब्रीडिंग कहलाती है। तो ये भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिनिश वेरिएशंस दैट आर। तो ऑब्वियसली उन्हीं वेरिएशन से फ़र्क पड़ेगा जो कि हेरिटेबल है। हेरिटेबल का मतलब जो कि आगे पास ऑन होने वाली हैं।
तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उन्हीं को या तो एम्पलीफाई कर सकते हैं या डिमिनिश कर सकते हैं। नॉन हेरिडेबल वेरिएशंस जो हैं उनसे हमें कोई लेना देना होता भी नहीं है। नाउ हु डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन्स। तो ये भी एटलीस्ट सिंध के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक ये फेडरल में शायद मिल जाए या पंजाब में मिल जाए, तो मैं इस पर भी क्रॉस लगा रहा हूँ। तो वो एल्फ्रेड वॉलिस थे। अच्छा ये तो कर चुके हैं हम, सॉरी। हाँ तो वो कहाँ गया नेम, एल्फ्रेड वॉलिस, इन्होंने जो है इन्होंने भी वही बात की थी कि जो एवोल्यूशन होता है वो बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इनकी थ्योरी जो है वो सिमिलर टू डार्विन थी। इस पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। नाउ व्हिच कंडीशंस कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म। लेमार्किज्म जो है ये कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से कोई ऑर्गन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोई ऑर्गन कम इस्तेमाल होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग होने लगता है और बेहतर से बेहतर होता जाता है या वो गायब हो जाता है। तो अगर इन तीनों के अंदर देखें तो जिराफ की नेक ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो लॉन्ग हुई, ह्यूमंस ने टेल इस्तेमाल करना छोड़ दी तो उनकी जो टेल है वो लूज़ हो गई, और ह्यूमंस बिकम बाइपेडल, दो पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ, तो अच्छा ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि वाटर वहाँ से मूव करेगा जहाँ पे वाटर ज़्यादा है। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की हम बात नहीं करते, लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बल्कि हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा। लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यस ये ऑपोजिट है, जहाँ पे लोअर सॉल्यूट है वहाँ पे हाई जो है वो वाटर होगा। Now midgut in cockroach is a short narrow tube called which of the following। तो midgut वाला जो पोर्शन है उसको हम स्टमक तो नहीं कहते, सी गलत दिया हुआ है आई थिंक इसमें, इसको हम मेजेंट्रॉन कहते हैं। मिडगट के अगर आप डायग्राम देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा, मेजेंट्रॉन कहते हैं। ऊपर से लेकर जो हेपाटिक सीका तक का जो एरिया होता है वो फोरगट कहलाता है, उसके बाद दरमियान वाला एरिया जो है वो मिडगट। तो फोरगट के अंदर ही आपका क्रॉप मौजूद होता है, स्टमक नहीं होता, क्रॉप मौजूद होता है। खैर तो इसके अंदर मेंशन नहीं है बट ये किया जा सकता है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कितने रह गए हैं इसमें, 2 पेजेस रह गए हैं।